हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 23rd लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कॉन्शियंस के बारे में। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में इसके बाद एक टर्म मेंशन किया गया है, एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। एथिकल गवर्नेंस को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आमतौर पे नोशन चलता है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों सेम चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गवर्नेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। वो प्रोसेस या वो सिस्टम जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी सिस्टम को गवर्नेंस बुलाया जाता है। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, तो इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, प्रोसीजर्स देखने को मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं गवर्नेंस के अंडर। बेहद सिंपल, गवर्नेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि गवर्नेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक एस्पेक्ट होता है गवर्नेंस, लेकिन गवर्नेंस और गवर्नमेंट सेम नहीं होते हैं। और दूसरा, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस इज बेसिकली अ सिस्टम और प्रोसेस by which an organization or group is managed and controlled। और जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, तो इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलती है, रूल्स देखने को मिलते हैं, रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं, प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नेंस का मतलब क्या है वो तो हमें समझ में आया। और देखो, गवर्नेंस हमेशा से देखने को मिलती है। उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइम फेज में, लेकिन हमेशा से सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक सोसाइटी में देखने को मिलती है। ये जो गवर्नेंस है, इसके कई सारे, लगभग 4 या 5 टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। अगर गवर्नेंस के टाइप्स की बात करें तो एक देखने को मिलती है पॉलिटिकल गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो सिस्टम, वो तरीका जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर अपनी अथॉरिटीज को, अपनी पावर को
एक्सरसाइज करती है। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लॉज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से चलाना, अपने सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर करना। तो वो तरीका जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को पॉलिटिकल गवर्नेंस बुलाया जाता है। व्हाट इज पॉलिटिकल गवर्नेंस? पॉलिटिकल गवर्नेंस इज द वे in which the government exercises authority over its citizens। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को पॉलिटिकल गवर्नेंस बुलाया जाता है। फिर पॉलिटिकल गवर्नेंस के बाद दूसरा हम बात कर सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये जो टर्म है ये आपने सुना होगा। और कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम, वो तरीका जिसके थ्रू किसी कंपनी को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। कंपनी को जिस तरीके के थ्रू मैनेज और कंट्रोल किया जाता है उसे क्या बुलाया जाता है? उसे कॉरपोरेट गवर्नेंस बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से फंक्शन करेंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, शेयर होल्डर्स के लिए क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सब कुछ किस में आता है? ये सब कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस में आता है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द वे by which a company is managed and controlled। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बाद तीसरा बात होती है नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस के बारे में। व्हाट इज नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस? बेहद सिंपल, वो प्रोसेस, वो तरीका जिसके थ्रू किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे बुलाया जाता है नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, जो स्टाफ होगा उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो वॉलंटियर्स होंगे उनके लिए क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये सारी बातचीत कहाँ पे की जाती है? नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस में की जाती है। तो नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस का मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस इज द वे बाय विच a non-profit organization is managed and controlled। नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस के बाद एक बात होती है इंटरनेशनल गवर्नेंस के बारे में। और इंटरनेशनल गवर्नेंस का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है, दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं, एक दूसरे के साथ में काम करती हैं टू सॉल्व इंटरनेशनल इश्यूज, उसको बुलाया जाता है इंटरनेशनल गवर्नेंस। इंटरनेशनल इश्यूज जैसे टेररिज्म है, जैसे ह्यूमन राइट्स का इशू है, जैसे फंडिंग का इशू है, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, जैसे वॉर्स वगैरह हो रहे हैं,
तो ये जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जिस तरीके से काम करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको इंटरनेशनल गवर्नेंस बोला जाता है। तो इंटरनेशनल गवर्नेंस क्या है? इंटरनेशनल गवर्नेंस इज द वे in which the countries and international organizations work together to resolve international issues। अच्छा, इन चार के अलावा एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और देखने को मिलती है, जिसकी बातचीत रीसेंट टाइम्स में ज्यादा देखने को मिलती है, और वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो सिटीजन्स के साथ में कम्युनिकेशन है, उसको एफिशिएंट बनाना, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको इफेक्टिव बनाना, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को ई गवर्नेंस बोला जाता है। तो ई गवर्नेंस क्या है? बेहद सिंपल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड communication with the citizens effective, transparent एंड एफिशिएंट। अच्छा, ये जो ई गवर्नेंस है, इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं? एक तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है। अब जैसे आधार का डेटा है, आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपका जो बाकी डेटा है, वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके लीक होने का, उसके चुराए जाने का खतरा बना रहता है। तो प्राइवेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइवेसी के अलावा दूसरा साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स कह लो या साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। आजकल तो लोग बाग पुलिस वालों की वर्दी पहन के पैसे लूट रहे हैं। तो साइबर क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी अनोनिमस होकर कुछ भी कर देता है, और उसको ट्रेस करना, उसको ट्रैक करना अपने आप में बेहद डिफिकल्ट होता है। और अगर जो कुछ गलत कर रहा है वो ऐसा इंसान है जिसको एआई समझ में आता है, जिसको टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से समझ में आती है, फिर तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से कवर कर सकता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक चैलेंज है डिजिटल डिवाइड, और ये तो आप भी फेस कर रहे होगे। दुनिया बात कर रही है एआई के बारे में, और हम एआई के नाम पे सिर्फ चैट जीपीटी में दो चार कमांड्स दे रहे हैं। ह्यूज डिजिटल डिवाइड है, लोग चांद तक पहुंच गए, हमें ये भी नहीं पता कि धरती पे क्या ऑपरेट हो रहा है। तो डिजिटल डिवाइड है। और हमारे कंट्री में एक इशू डिजिटल लिटरेसी का भी है।
अभी भी अगर आप गांव खेड़ों में जाएं तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़ोन चलाते हैं सिर्फ बात करने के लिए और यूट्यूब देखने के लिए। बाकी उनको पता ही नहीं है कि कोई एप्लीकेशन कैसे खुलेगा, फॉर्म भरना नहीं आता है बच्चों को। यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो वैकेंसीज आती हैं इनके फॉर्म भरने के लिए भी बच्चे ई मित्र पे जाते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी ये भी अपने आप में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नेंस क्या है और गवर्नेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो, गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज गवर्नेंस? बेहद सिंपल। गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है, या फिर ये कहें कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। गवर्नेंस के अंदर हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की, हम बात करते हैं रूल्स की, हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की, हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। ये जो गवर्नेंस है इसके मोटा मोटा 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमने बात की पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में। पॉलिटिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो तरीका जिसके थ्रू कोई गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है। उसी तरीके को, उसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल गवर्नेंस। दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो तरीका जिसके थ्रू किसी कंपनी को मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। तीसरा हमने बात की नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस के बारे में। नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो तरीका जिसके थ्रू किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। चौथा हमने बात की इंटरनेशनल गवर्नेंस के बारे में। और इंटरनेशनल गवर्नेंस का मतलब क्या है? वो तरीका जिसके थ्रू वेरियस कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस साथ में मिलकर काम करती हैं इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। और पांचवा हमने बात की ई गवर्नेंस के बारे में। व्हाट इज ई गवर्नेंस? टेक्नोलॉजी का यूज करना टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन विद द सिटीजंस इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। गवर्नेंस और गवर्नेंस के टाइप्स क्या हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, गवर्नेंस तो हमेशा से देखने को मिल रही थी। हर एक सिविलाइजेशन में किसी न किसी फॉर्म में गवर्नेंस देखने को मिलती रही है। लेकिन फिर कुछ जानकार लोग आए, और वो जो जानकार लोग हैं उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज नोन एज गुड गवर्नेंस। देखो, ये जो गुड गवर्नेंस नाम का कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहां पे याद हो जाना चाहिए, बिकॉज कई जगहों पे ये जो गुड गवर्नेंस नाम का कॉन्सेप्ट है ये आपके काम में आएगा। गुड गवर्नेंस, इसकी कहानी क्या है? जब वर्ल्ड बैंक बन गया तो वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को खूब सारा पैसा दे रहा था डेवलपमेंट एड के तौर पे। डेवलपमेंटल एड के तौर पे वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को खूब सारा पैसा दे रहा था। इतना पैसा बहाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये नोटिस किया गया कि ये जो पैसा दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उस पैसे की वजह से कोई खास डेवलपमेंट देखने को मिल नहीं रहा है, कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के लोगों ने स्टडी की और उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसा है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज जिन कंट्रीज को हम पैसा दे रहे हैं वहां पे गुड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनसे पूछा गया कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो 1992 में 1992 में वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने 8 पैरामीटर्स दिए गुड गवर्नेंस के। वर्ल्ड बैंक गिव 8 पैरामीटर्स
ऑफ गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिस कंट्री के गवर्नेंस में ये 8 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, वो कंट्री एसेंशियली गुड गवर्नेंस के पाथ पे चल रही है। कौन कौन से 8 पैरामीटर्स के बारे में वर्ल्ड बैंक ने बात की? देखो, ये मुझको याद है, RPC डबल टार, RPC डबल टार। कौन कौन से 8 पैरामीटर्स हैं? आर फॉर रूल ऑफ लॉ, कि किसी भी कंट्री में पहले तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनकी पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज होनी चाहिए। तो पहला तो उन्होंने बोला कि एक तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दूसरा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो सिटीजन्स हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो दूसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बात की कंसेंसस ओरिएंटेशन के बारे में। कंसेंसस ओरिएंटेशन का मतलब कि मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए। कंसेंसस के थ्रू, सहमति के थ्रू किसी डिसीजन पे पहुंचा जाना चाहिए। बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए। चौथा बात की गई इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के बारे में। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस का मतलब कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है उसको भी इंक्लूड करो, इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको बराबर लाने की कोशिश करो। बेसिकली यहां पे फोकस किया गया वीकर सेक्शंस के ऊपर। फिर पांचवा उन्होंने बात की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। फिर छठवा बात की गई ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जैसे हमारे कंट्री में आरटीआई है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी का टूल है। फिर सातवां बात की गई अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी ये जो टर्म है, ये पिछले 2-3 दिनों में, पिछले 7-8 दिनों में आपने खूब सुना होगा, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना। अब वो रिजाइन क्यों करवाना चाह रहे हैं या चाह रहे थे? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी। आपको जो काम दिया गया है उस काम की जो फाइनल आंसरेबिलिटी है वो आपकी है। अगर काम अच्छा हुआ तो क्रेडिट आपका, लेकिन अगर काम में कुछ गड़बड़ हुई तो आपको रिजाइन भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी। और आठवां उन्होंने बात की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। ये 8 पैरामीटर सजेस्ट किए वर्ल्ड बैंक ने 1992 में, एंड दीज आर दी 8 पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। बेहद सिंपल। गुड गवर्नेंस क्या है? वो कंट्री जिसके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में ये 8 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, वो कंट्री एसेंशियली मूव कर रही है, चल रही है ऑन द पाथ ऑफ गुड गवर्नेंस। कौन कौन से 8 पैरामीटर्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है पार्टिसिपेशन, तीसरा है कंसेंसस ओरिएंटेशन, चौथा है
इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, पांचवा है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, छठवा है ट्रांसपेरेंसी, सातवा है अकाउंटेबिलिटी और आठवा है रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, गवर्नेंस से हम गुड गवर्नेंस तक आए। जब हम गुड गवर्नेंस तक आ गए तो कुछ और पढ़े लिखे जानकार लोग आए और उन्होंने बोला कि सिर्फ गुड गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस, यही टर्म आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उनसे पूछा गया कि एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है। एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि देखो, गुड गवर्नेंस है, अच्छी बात है, लेकिन गुड गवर्नेंस के साथ साथ गवर्नेंस के अंदर एथिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर गवर्नेंस के अंदर एथिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री में जो गवर्नेंस है वो एथिकल गवर्नेंस है। एथिकल एस्पेक्ट्स जैसे कंपैशन है, जैसे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज है, जैसे न्यूट्रलिटी है, वगैरह वगैरह। बेहद सिंपल। एथिकल गवर्नेंस अगर एक तरीके से कहें तो इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या है? सिंपल तौर पे अपन लिखेंगे द गवर्नेंस, द गवर्नेंस which keeps in mind which keeps in mind the ethical aspects, the governance which keeps in mind the ethical aspects। ethical aspects जैसे कंपैशन, कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन कंपैशन भी होना चाहिए। जैसे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। नौकरी है, अच्छी बात है, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस होना चाहिए। यू शुड बी डेडिकेटेड टू द पब्लिक सर्विस। उसमें टाइम, उसमें आपका कंफर्ट मैटर नहीं करना चाहिए। जैसे न्यूट्रलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल तौर पे अगर कहें तो गवर्नेंस का वो स्ट्रक्चर जिसमें एथिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एथिकल गवर्नेंस बुलाया जाता है। अब ये जो एथिकल गवर्नेंस है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? द चैलेंजेस टू एथिकल गवर्नेंस। व्हाट आर दी चैलेंजेस टू एथिकल गवर्नेंस? देखो, एथिकल गवर्नेंस के सामने जो चैलेंजेस हैं उनको मोटा मोटा हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके देख रहे हैं। एक है कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जिनको रिजॉल्व करना, जिनको सॉल्व करना अपने आप में डिफिकल्ट है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर का पार्ट बन गए हैं। कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में सबसे पहले बात होती है करप्शन एंड ब्राइबरी के बारे में। करप्शन देखने को मिलता है, ब्राइब्स देखने को मिलती हैं, और इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। आपको पता ही है, टेंडर निकला तो टेंडर में से एक फिक्स्ड कमीशन जो है वो जाएगा साहब को।
करप्शन हाई लेवल पे देखने को मिलता है और हर एक लेवल पे देखने को मिलता है। इस करप्शन की वजह से डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। सिविल सर्वेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन करप्शन है और इस करप्शन की वजह से डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग देखने को मिल रही है। जैसे रोड बननी थी यहाँ पे, लेकिन पैसा आ गया उधर वालों से, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, रोड यहाँ से शिफ्ट कर दी, वहां पे ले गए। यहाँ पर जोग्राफिकल एडवांटेज था, लेकिन क्योंकि करप्शन हो रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, रोड यहाँ से वहां पर शिफ्ट कर दी गई। तो डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग के अलावा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। एक तो पॉपुलेशन पहले ही इतनी ज्यादा है, हमारी रिसोर्सेज की कमी है, उसके ऊपर से मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। और देखो, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कई तरीके से देख सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल लें तो आप सोच के देखो, ये जो पीडीएस शॉप्स होती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां पे ग्रेन्स वगैरह खाना वगैरह बांटा जाता है, इनमें जाके कभी देखो, जिसके लिए वो गेहूं चावल भेजा गया होता है उसको तो ना के बराबर मिलता है। बीच में जितने भी बिचौलिए बैठे होते हैं, जितने भी दलाल बैठे होते हैं, वो खा जाते हैं सारा पैसा, वो सब कुछ बेच के खा जाते हैं। हाई लेवल पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। फिर स्ट्रक्चरल चैलेंज में एक चैलेंज ये भी है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनके पास में वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। एक तो वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, ऊपर से ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं होते हैं। और जब भी बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के कहीं भी किसी के पास में भी पावर्स देखने को मिलेंगी, तो उन पावर्स का मिसयूज होना, एथिकल डायरेक्शन से डिविएट होना आम तौर पर देखने को मिलेगा। तो सिविल सर्विसेज में भी, सिविल सर्वेंट्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये तो हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना बेहद डिफिकल्ट है। मैं कई बार ये बोल चुका हूं, ये जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके का है कि अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो ये लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं। कुछ भी हो जाए, करप्शन हो जाए, स्कैम हो जाए, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आपने सुना होगा, अभी एक रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, कल ही हुआ है, और ऐसे इंसान का अपॉइंटमेंट हुआ है जो पहले किसी स्कैम से रिलेटेड थे। तो अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना अपने आप में बेहद डिफिकल्ट है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और फिर एक प्रॉब्लम है एपैथी की, कंपैशन, काइंडनेस, वो सब तो भूल ही जाओ, एपैथी देखने को मिलती है। सिविल सर्वेंट्स इतना ऊपर चले जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी से इतना डिटैच हो जाते हैं कि उनको ग्राउंड पे जो लोग हैं उनका पेन समझ में आता ही नहीं है। तो ये कुछ कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, इनके अलावा कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस जैसे पॉलिटिकल प्रेशर है। अब कोई पॉलिसी लाई गई है गरीबों के लिए, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर है वो क्या कह रहा है
कि ये जो लोग हैं ये मुझे वोट नहीं देते हैं भाई, वोट मुझे ये सेक्शन देता है। पॉलिसी को कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करो कि 60% इनको चला जाए लेकिन 40% इनको भी जाना चाहिए। वो जो सिविल सर्वेंट है वो कह रहा है कि नहीं सर, 40% इनको जाने का मतलब ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहिए, डिजर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, अबे तेरी पॉलिसी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे वोट से मतलब है, अगली बार चुनाव जीतना है, तो जो मैं कह रहा हूं वो कर। एथिक्स गई साइड में, वोट के लिए राजनीति होती है। तो पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा नेपोटिज्म देखने को मिलता है। नेपोटिज्म पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नेपोटिज्म के अलावा पॉलिटिकल पैट्रोनेज देखने को मिलता है। जो सिविल सर्वेंट, जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी पॉलिटिशियन की सुनेगा, पॉलिटिशियन के पीछे पीछे घूमेगा, पॉलिटिशियन की चाटुकारिता करेगा, उसको पैट्रोनेज मिलेगा। वो कुछ भी गलत कर देगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसको बचाएगा। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की नहीं सुनेगा, उसको किसी कोने में पटक दिया जाएगा। कहां से आएगी एथिकल गवर्नेंस? तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अलावा, एक सेकेंड, पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अलावा एक बहुत ही ओपेक लॉबिंग देखने को मिलती है। सोसाइटी में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं और वो अपनी अपनी चीजों के लिए लॉबी करते हैं सरकार के सामने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिसकी लॉबी ज्यादा मजबूत है उसकी बात तो सुनी जाएगी, लेकिन जिसकी लॉबी मजबूत नहीं है उसकी जेन्युइन डिमांड भी नहीं मानी जाएगी। जैसे विमेन्स के लिए लॉबी करने वाले इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स नहीं है, तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन हाँ, जो वेरियस समुदाय होते हैं, कास्ट ग्रुप्स होते हैं, उनकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कास्ट ग्रुप कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी बात सुनी जाएगी, कितनी नहीं सुनी जाएगी। हर किसी को रिजर्वेशन चाहिए, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी लॉबिंग, आपकी जो प्रेशर बिल्डिंग टेक्टिक्स हैं वो कितना स्ट्रांग है। तो ये कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस के अलावा अगर बात करें तो तीसरा हम बात कर सकते हैं सोसाइटल एंड इंफॉर्मेशनल चैलेंजेस के बारे में। सोसाइटल एंड इंफॉर्मेशनल चैलेंजेस, इसमें एक तो आम तौर पे हमें दिखाई देता है डिस्टॉर्टेड, या डिस्टॉर्टेड की जगह आप टर्म यूज करो मिस इंफॉर्मेशन बाय मीडिया। मीडिया में क्या हो गया है कि एक तो एडवर्टीजमेंट्स के लिए, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो हर एक दौर में मीडिया जो है उसमें बायस देखने को मिलती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। दूसरा, सोशल मीडिया आने की वजह से अब सेंसेशंस के ऊपर न्यूज़ फंक्शन करती है कि किस न्यूज़ में कितना सेंसेशनलिज्म है, उसके ऊपर सारा कामकाज चलता है। अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जो कि सेंसेशन डेवलप नहीं करेगी, जो कि वायरल नहीं होगी, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जो कि सेंसेशन डेवलप करेगी तो फिर उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमारे न्यूज़ मीडिया पे ये जितने भी डिबेट्स होते हैं, ये डिबेट्स क्यों किए जाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि जनता इन्हीं को देखेगी, इन्हीं से सेंसेशन डेवलप होगा। लाहौर कैप्चर कर लेते हैं न्यूज़ रूम में बैठे बैठे। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो इसी में इंटरेस्टेड है। उनको नहीं सुनना है एजुकेशन के बारे में, उनको नहीं सुनना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कौन सुनेगा एजुकेशन की बोरिंग डिबेट को? एजुकेशन का लेक्चर नहीं देखा जा रहा है,
हमें देखना है कि पाकिस्तान को कैसे मारा गया, हमें देखना है कि वेरियस कम्युनिटीज कैसे लड़ाई कर रही हैं। ये क्या है? ये सेंसेशनलिज्म है, और इसी वजह से आजकल न्यूज़ भी इस तरीके की देखने को मिलती हैं। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो राइट इंफॉर्मेशन होती है, या जो राइट तरीका होता है इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का, वो खत्म होता जा रहा है, वो डिटेरिएट होता जा रहा है, और एक अनएथिकल एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मेजर रीजन ये भी है दैट देयर इज लिमिटेड ग्रास रूट प्रेशर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग सिटीजन्स, जनता, वो भी अब ऐसी हो गई है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो 10 रुपए देने ही पड़ेंगे सिग्नेचर करवाने के लिए। ये काम अगर करवाना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसके सामने झुक के रहना ही पड़ेगा। करप्शन को, ब्राइबरी को, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं इनको हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है। रादर देन क्वेश्चनिंग देम, वी स्टार्टेड बिलीविंग कि ये तो पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑफिसेज में बाबू बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। उनको भी पता है कि मैं बोलूंगा नहीं, उससे पहले तो 10 की पत्ती 50 की पत्ती आराम से दे देगा। और इस वजह से अब ये आम तौर पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। और फिर तीसरा, हम एक और रीजन के बारे में बात कर सकते हैं। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड है इसकी वजह से क्या होता है कि जो जानकार लोग होते हैं, जिनको उन प्रोसीजर्स की जानकारी होती है, वो फिर आम आदमी को एक्सप्लॉइट करते हैं। और जहां एक्सप्लॉइटेशन आ जाएगा वहां एथिकल गवर्नेंस कहां देखने को मिलेगी? देखो, ये जितने भी चैलेंजेस की हमने बात की है, ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि इनको आप खुद से भी लिख सकते हो, और बहुत सारे चैलेंजेस आप लिख सकते हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो प्राइमरी चैलेंजेस हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। बाकी इसमें आप और चैलेंजेस को भी ऐड कर सकते हो। क्या है एथिकल गवर्नेंस के चैलेंजेस? मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो एक तो कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे करप्शन है, ब्राइवरी है, उसकी वजह से डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है, सिविल सर्वेंट्स के पास में ना के बराबर चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ में खूब सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एपैथी देखने को मिलती है। फिर दूसरा हमने बात की पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में, और पॉलिटिकल चैलेंजेस में पॉलिटिकल प्रेशर है, नेपोटिज्म है, पॉलिटिकल पैटर्नेज है, ओपेक लॉबिंग है। और फिर तीसरा हमने बात की सोसाइटल एंड इंफॉर्मेशनल चैलेंजेस के बारे में। और सोसाइटल एंड इंफॉर्मेशनल चैलेंजेस में मिस इन्फॉर्मेशन बाय मीडिया अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। वो मीडिया जो कि फोर्थ पिलर है, जिसका काम है लोगों को अवेयर करना, सही इंफॉर्मेशन देना, वही अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। दूसरा, लिमिटेड ग्रास रूट प्रेशर। बेसिकली हम लोगों ने एज सिटीजन्स ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई करप्शन तो होगा ही, अरे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज तो होती नहीं है, कौन रिजाइन करता है, कौन सुनता है। और उसकी वजह से ये जितने भी ऑफिस में बैठे हुए बाबू लोग हैं, ये बड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, अब इनको चिंता नहीं है। तीसरा, हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से जो जानकार लोग हैं, जो इन प्रोसीजर्स की जानकारी रखते हैं, वो आम जनता को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। ये चैलेंजेस हैं टू एथिकल गवर्नेंस। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अब देखो, सॉल्यूशंस ये आपको खुद से लिखने चाहिए, बिकॉज ये एज सच कोई नया टॉपिक नहीं है। अब तक इतना एथिक्स हमने पढ़ लिया है कि सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो। सॉल्यूशंस में आप बात करूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इनको इनकलकेट किया जाना चाहिए, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के अंदर ही नहीं, पूरे समाज के अंदर।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अलावा सिविल सर्वेंट्स लॉस की जानकारी रखें। सिविल सर्वेंट्स जो हैं या आम जनता भी अपन कह सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी रखें। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा ये जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये जितने भी ऑफिसेज में बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द पीपल होनी चाहिए। लोगों से इतना दूर मत हो जाओ कि लोगों के पेन को समझ ही ना पाओ। उनसे जुड़े रहो। उनसे जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी समस्या अगर आपको समझ में आएगी तो आपको उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन। विद द पीपल स्पेशली द वीकर सेक्शंस। ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको वीकर सेक्शंस के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और फिर उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा एक मेजर चीज क्या है कि एक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर, कि अगर कोई एथिकली कुछ गलत कर रहा है किसी ऑफिस में बैठ के, तो उसके अगेंस्ट में विसिल को ब्लो किया जा सके, और जो विसिल ब्लोअर है उसको एडुकेट प्रोटेक्शन मिले, उसको ये डर ना लगे कि अगर मैंने ये अनएथिकल प्रैक्टिस एक्सपोज कर दी तो मेरे ऊपर समस्या जाएगी। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एडुकेट होना चाहिए। इसके अलावा हमने पहले भी बात की हुई है कि अप्रेजल बेस्ड ऑन एथिकल इवैल्यूएशन। कि अगर किसी को प्रमोशन मिल रहा है या अगर किसी को कोई अवार्ड दिया जा रहा है, किसी सिविल सर्वेंट को, किसी ऑफिसर को, तो उसके अप्रेजल के टाइम पे एथिकल इवैल्यूएशन भी करो, उसको भी कंसिडर करो, उसको भी ध्यान में रखो कि ये इंसान एथिकली कितना करेक्ट था। और फिर एक नई चीज अपन ऐड कर सकते हैं इसमें, वो क्या है? द पॉलिटिकल लीडर्स need to lead by example। अगर एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर करना है तो पॉलिटिकल लीडर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लीड करें कि लोग उनको देखें और ये कहें कि यार हमें भी ये करना है। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी अगर खुद से टॉयलेट साफ करते हैं तो जो मैसेज जाता है लोगों के बीच में उसका एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जैसे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके आइडियोलॉजी से, उनके कामकाज के तरीके से अग्री करो डिसअग्री करो, लेकिन एक चीज में तो अप्रिशिएट करोगे, और वो एक चीज क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। हमें या हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि स्वच्छता नाम की कोई चीज होती है, क्लीनिनेस नाम की कोई चीज होती है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर आता है, खुद से झाड़ू लेता है, फोटोज खिंचवाता है, काम करने की कोशिश करता है, एक मैसेज डिलीवर करता है। जब ये मैसेज जाता है तो एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट समाज के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट लीड बाय एग्जांपल। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये मैंने बिना देखे लिख दिए हैं। इट इज लाइक कि ये सॉल्यूशंस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कम से कम नहीं तो 5 या 6 बार हमने अब तक इनको पढ़ लिया है। तो सॉल्यूशंस आपको खुद से लिखने चाहिए। और देखो, एथिक्स में यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको चीजें रटनी नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज का, किस टर्म का क्या मतलब है। बाकी ये सारी चीजें तो जनरल हैं, ये आपको खुद से लिखनी चाहिए। देखो, हमने बात की गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज अ सिस्टम और प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। गवर्नेंस के बाद हमने टाइप्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है,
नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस है, इंटरनेशनल गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है। उसके बाद हमने बात की गुड गवर्नेंस के बारे में, और गुड गवर्नेंस के अंदर हमने देखा कि 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के 8 पैरामीटर सजेस्ट किए थे। कौन कौन से 8 पैरामीटर सजेस्ट किए थे? रूल ऑफ लॉ की बात की थी, पार्टिसिपेशन की बात की थी, कंसेंसस ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के बारे में बात की थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में बात की थी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की थी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की थी, और लास्टली रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात की थी। ये थे 8 पैरामीटर्स, यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गुड गवर्नेंस के 8 पैरामीटर्स। इसके बाद हमने पढ़ा एथिकल गवर्नेंस के बारे में, और एथिकल गवर्नेंस क्या है? बेहद सिंपल, वो गवर्नेंस जो कि एथिकल एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए फंक्शन करती है, उसको बुलाया जाता है एथिकल गवर्नेंस। और एथिकल गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस टू एथिकल गवर्नेंस, वो हमने देख लिए। ये जो चैलेंजेस हैं ये ऐसे हैं कि इनको आप खुद से लिख सकते हो। चैलेंजेस, कुछ कोर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, फिर कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और लास्टली कुछ सोसाइटल एंड इंफॉर्मेशनल चैलेंजेस हैं। और फिर लास्ट में हमने बात की सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू एंश्योर एथिकल गवर्नेंस। और सॉल्यूशंस में वही बेसिक सॉल्यूशंस कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द पीपल है, फिर अप्रेजल बेस्ड ऑन एथिकल इवेल्युएशन है, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल लीडर्स नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हो। देखो, इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। बेहद इजी टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनके बारे में एक बार देखो, एक बार में अपने दिमाग में स्ट्रक्चर सेट करो और फिर आगे बढ़ जाओ। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।